चलिए, वेलकम, स्वागत है आप सभी का समान भूगोल में। हम चक्रवात लेकर आए हैं। चक्रवात टॉपिक, चक्रवात किसको कहते हैं? चक्रवात का परिभाषा पहले समझो। चक्रवात किसको कहते हैं? हवाओं का वो स्थिर चक्र। हमेशा हवा स्थिर रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। हवाओं का वो स्थिर चक्र से संबंधित है चक्रवात। उसी से उत्पत्ति होता है। जब हवा का जो अस्थिर चक्र है, तो ये पृथ्वी मान लो या वायुमंडल मान लो, ठीक है। ये केंद्र हुआ, केंद्र पर कैसा पाएगा? हमेशा बनेगा। और ये केंद्र यानी बाहर हो गया, इसको केंद्र के क्या बोलते हैं? बाहर। और केंद्र के बाहर को दूसरे अर्थों में हम परिधि भी बोलते हैं, परिधि। यहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है। जब केंद्र में निम्न वायुदाब बनेगा तो हवा का प्रवाह बाहर की ओर निकलने लगेगा, ठीक है। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसको क्या बोलते हैं? चक्रवात, ठीक है। इसका मतलब है चक्रवात की उत्पत्ति केंद्र में होता है या केंद्र के बाहर? चक्रवात की उत्पत्ति केंद्र में, यहां से नहीं निकल रहा है। केंद्र से निकल रहा है, केंद्र में। और मतलब निम्न के भी तुम लोग गड़बड़ा देंगे। चक्रवात की उत्पत्ति केंद्र में मतलब निम्न वायुदाब क्षेत्र में। क्लियर है? चलो, प्रकृति अब समझो। प्रकृति का मतलब होता है इसकी क्या विशेषताएं है। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र है। क्लियर है ना? ये चीज पूछे थे। निम्न वायुदाब के चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं केंद्रित रहता है। पूछेगा कि निम्न वायुदाब के केंद्र में रेखाएं केंद्रित होती है समदाब या समता? समता, समदाब। कहाँ खोई हुई हो? हाँ, समदाब बोली हो। अच्छा, ठीक है। समदाब रेखाएं केंद्रित रहता है निम्न वायुदाब के केंद्र में। यहाँ पे समदाब रेखाएं पाया जाता। क्लियर हुआ? चलो, केंद्र के बाहर, परिधि के बाहर कैसा है ना? उच्च वायुदाब। ये सब बारह में उच्च वायुदाब रहता है। चक्रवात की दिशा कने से कने घूमता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और क्यों वो उत्तरी गोलार्ध में इस दिशा में पाता है या दक्षिणी गोलार्ध में इस दिशा में? क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवात की दिशा को प्रभावित करता है। कौन सा? निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, पृथ्वी का घूर्णन की गति। क्या? चलो हाथ नीचे करो। लगता है कि ना बेटा बेटी शादी करे, एकदम चिंता में है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त का मतलब होता है घड़ी के सुई के विपरीत। घड़ी के सुई के विपरीत वामवर्त, घड़ी के सुई के अनुसार घुमा तो दक्षिणावर्त। क्लियर हो गया? तो चक्रवात की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घड़ी के सुई की दिशा में प्रवाहित होता है। आकार, चक्रवात का आकार कैसा होता है? इतना आकार होता है। कभी गोलाकार हो जाएगा, कभी अंडाकार हो जाएगा, कभी भी आकार का होगा, कभी वायुमंडलीय विक्षोभ का रूप ले लेगा। इसका मतलब है कि चक्रवात का जो ये आकार है हमेशा नियमित नहीं है ना। और जब इसका विकास होता है, तो अंडाकार रूप धारण करता है, अंडाकार रूप में।
नियमित नहीं है ना, कभी गोलाकार, कभी अंडाकार, कभी भी आकार, कभी वायुमंडलीय विक्षोभ के रूप में। नियमित नहीं है, वो नियमित। और जब ये पूर्ण विकास इसका किस रूप में माना जाता है? अंडाकार रूप में। क्लियर हुआ? चलो लिखो। अब हम आगे चक्रवात बताते हैं। चक्रवात का प्रकार में अगर कोई पूछेगा तो चक्रवात दो प्रकार का होता है। एक होता है चक्रवात आपको बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्लियर हुआ? हो गया ना? अब देखो, इसका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अगर कहें पूर्ण विकास इसका होता है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच। क्लियर हो गया? यहीं पे फिर से थोड़ा ऊपर जाएंगे 35, यहाँ थोड़ा। ये है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात या चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होता है? जब ठंडी एवं गर्म दो विपरीत गुण वाली वायुराशियां, दो विपरीत गुण वाला रहेगा तो स्वाभाविक है कि इन्हें से गर्म आया, इन्हें से ठंडा आया, गर्म का ठंडा पर स्थापित हो गया आपका, तो नीचे रहा, हम ऊपर निकल जाते हैं। क्लियर हो गया ना? चक्रवात वही चक्रवात है, ऊपर निकला, फिर वहां आदम रूप धारण करके एकदम क्या बादल और पानी हुई। क्लियर हुआ? चक्रवात आप समझो। देखो, दक्षिणी गोलार्ध में किधर से किधर है? इधर पश्चिम है, इधर ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर पश्चिम है। दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा पश्चिम से किधर है, और उत्तरी गोलार्ध में घुमावदार, घड़ी के सुई का अनुसार घुमावदार नहीं है। तो घड़ी कैसे घूमता है? तो है ना, इधर से ऐसे, यहां से लेंगे तो नहीं, इधर से लेंगे तो इसको बोलते हैं घुमावदार। कौन? अरे यहाँ पे इसका रूप दे रहा है, यहाँ घूमने की प्रवृत्तियां नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय पश्चिम से पूरब, और यहाँ पे घुमावदार, यहाँ से लोगे ना कि यहाँ से लोगे, तो यहाँ घुमावदार इसको बोलते हैं। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घुमावदार है, इसको घुमावदार। यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं, तुम यहाँ से मत लगा, यहाँ से लेंगे। देखो मैंने घूम रहा, घुमावदार इसको कहते हैं, पूरा घूम गया, घुमावदार कहा जाता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय का पूर्ण विकास 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब, उत्तरी गोलार्ध में घुमावदार रूप रहेगा ऑप्शन में, घुमावदार रूप में। ठीक है? चक्रवात की उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दो भिन्न स्वभाव वाले वायुराशियां के मिलने से उत्पन्न जो होता है, इसको हम शीतोष्ण क्या कहते हैं? कौन? चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। कुछ नहीं पढ़ा, खाली बस ऐसे 9वां 10वां में काम किया। चलो लिखो। अब चक्रवात के प्रकार में पहला बहिरुष्ण। बहिरुष्ण को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बहिरुष्ण को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उत्पत्ति एवं विकास। बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति एवं विकास पहले समझते हैं। तो इसका उत्पत्ति का कारण है कि दो विपरीत स्वभाव वाले गर्म एवं ठंडी वायुराशियां के मिलने से बताए थे। दो विपरीत स्वभाव वाला अक्षांश, दो विपरीत स्वभाव मतलब एक गर्म एक ठंडा। ठीक है?
अक्षांशीय स्थिति मतलब इसका उत्पत्ति किस अक्षांश में होता है, कहाँ होता है, तो मध्य अक्षांश क्षेत्र में होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको बहिरुष्ण चक्रवात भी कहते हैं, इसका उत्पत्ति मध्य अक्षांश क्षेत्र में, मध्य अक्षांश मतलब 35 से 65 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति का गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ शीत ऋतु में उत्पत्ति होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा सालों भर उत्पत्ति होता है। कौन सा चक्रवात का? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध में उत्पत्ति सिर्फ शीत ऋतु में और दक्षिणी गोलार्ध में उत्पत्ति सालों भर होता है। आकार, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो आकार है, अंडाकार, गोलाकार या अर्ध गोलाकार या बियाकार, इसको क्या कहा गया? निम्न गर्त या ट्रफ रूप। पूछेगा किस चक्रवात को निम्न गर्त या ट्रफ रूप आकार के रूप में जाना जाता है, क्या मारोगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अंडाकार, गोलाकार, अर्ध गोलाकार और बियाकार को ही एक शब्द में क्या कहते हैं? निम्न गर्त या ट्रफ रूप में। क्लियर है? अब आ गया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखा निकट होता है या दूर दूर होता है? दूर दूर विकसित होता है, दूर, एगो यहाँ एगो यहाँ, ठीक है। जब दूर दूर विकसित होता है तो प्रभाव क्या पड़ता है? दाब प्रवणता बल क्या हो जाएगा? पवनों का वेग। किस कटिबंधीय चक्रवात में दाब प्रवणता बल कम होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। किस कटिबंधीय चक्रवात का पवनों का वेग कम होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। क्यों कम होता है? क्योंकि समदाब रेखा दूर दूर विकसित होता है। क्लियर है कंसेप्ट? चक्रवात का प्रवाह की गति, उस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रवाह की गति पश्चिम से पूरब की दिशा में होता है। पश्चिम से, इसका क्या कारण है? पछुआ पवने। पूछेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा पश्चिम से पूरब की दिशा में होता है। इसका क्या कारण है? पछुआ पवने का बहना। पछुआ पवने ही इसका दिशा पश्चिम से पूरब की ओर। अगला चक्रवातीय हवा का प्रवाह। चक्रवातीय हवा का प्रवाह बाहर से केंद्र की ओर होता है। कौन चक्रवातीय हवा का प्रवाह? समान स्तर पे चक्रवात की उत्पत्ति निम्न वायुदाब केंद्र से होता है। समान रूप से चक्रवात की उत्पत्ति निम्न वायुदाब केंद्र से होता है बाहर की ओर। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब आएगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हवा का प्रवाह बाहर से केंद्र की ओर होता है, बाहर से केंद्र की ओर। और उष्ण में केंद्र से, ठीक है, उष्ण जब पढ़ोगे तो इसका उल्टा कर देना, हो गया उष्ण। इसमें क्या समझना? ये समझ गया तो उसने समझ गया, इसका उलट के, ठीक है। तो बाहर से केंद्र की ओर, कारण क्यों? क्योंकि केंद्र में और बाहर में चक्रवात में, पहले समझो कॉन्सेप्ट समझो। चक्रवात की उत्पत्ति पूछेगा तो केंद्र से बाहर की ओर, यानी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर। लेकिन पूछेगा चक्रवात में पवने की प्रवाह हमेशा बाहर से। क्लियर हुआ? दोनों में कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। चक्रवात की उत्पत्ति निम्न से उच्च, यानी केंद्र से, और हवा का प्रवाह। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? यूपीएससी ही पूछता है। हम जो समझाने का प्रयास करें यूपीएससी का, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी गधा पास करता, चला गया। प्रवाह का पथ उत्तरी गोलार्ध में क्या चीज? घुमावदार होता है। चक्रवातीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रवाह का पथ मतलब होता है रोड, रास्ता। हाँ, बताइए है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रवाह का जो पथ है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? घुमावदार, और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर। बोले हैं कि यूपीएससी गधा पास करता है, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि जो सुपर गधा, गधा में भी सुपर बनना होगा।
तब पास करोगे। आने तो गधा जैसा पढ़ रहे हो जा रहे हो, कुछ नहीं पता। चलो लिखो। बहिर्उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अब हम देखते हैं आगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब पास होता है, जब पास आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब पास आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? हवा का वेग या गति क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। मंद मतलब धीमा, मंद मतलब धीमा पड़ जाता है। वायुदाब क्या होने लगता है? कम होने लगता है। वायुदाब कम होने लगता है। आकाश में पछाड़ बादल बनता है। ये सब पूछेगा कौन सा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब पास आता है तो हवा का वेग या गति मंद पड़ जाता है, वायुदाब कम होने लगता है, आकाश में पछाड़ बादल बनता है, सूर्य एवं चंद्रमा के चारों तरफ क्या बनता है? प्रभाव मंडल का निर्माण होता है और तापमान बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया ना? आकार या विस्तार पहले ही बताए थे, आकार अनियमित होता है और पूर्ण विकसित अवस्था में कैसा आकार हो जाता है? अपना अंडाकार। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मुख्य क्षेत्र कने कने ये उत्पन्न होता है, बहता है। तो पहला उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में शीत ऋतु में, किस ऋतु में? शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहते हैं। चक्रवातीय पवनें उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में चक्रवातीय बहने वाली चक्रवातीय पवनें कौन कौन है? ध्रुवीय पवन, गल्फ स्ट्रीम, गर्म पछुआ पवन। क्लियर हो गया? गर्म पछुआ पवन, गल्फ स्ट्रीम और ध्रुवीय पवन किस क्षेत्र में बहता है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। किस प्रकार का चक्रवातीय पवन है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का पवनें हैं। प्रभाव का क्षेत्र यूके, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके का मतलब क्या, ब्रिटेन का मतलब क्या और इंग्लैंड का मतलब क्या, तीनों का अर्थ हम कोई वीडियो देखना हम बताएं समझाएं शुरू में। यूके, नॉर्वे, स्वीडन और उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मतलब भूमध्य सागर के तट पर, भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र इसको कहते हैं। भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र मतलब पश्चिम एशिया, मध्य एशिया नहीं। एशिया माइनर को मध्य एशिया कहते हैं। एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया। एशिया माइनर से आर्य लोग आए थे। इतिहास में हम लोग जो आर्य पढ़ते हैं कि आर्य कहाँ से आया था? तो मध्य एशिया से, मतलब एशिया माइनर क्षेत्र से आया था। इतिहास में बताए थे ना, देखना वैदिक सभ्यता में एशिया माइनर क्षेत्र से आर्य लोग आए थे। तो मध्य एशिया के क्षेत्र में क्या क्या है? तिब्बत है, चाइना का क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान, कुर्गिस्तान, क्या कौन कौन तान है, उस सब मध्य एशिया का क्षेत्र है। पश्चिम एशिया में मुख्यतः जो देश होता है, ईरान सबसे फेमस है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब पश्चिम एशिया का है। ठीक है? तो ईरान मुख्य रूप से माना जाता है। तो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में ईरान जो है वहाँ पे कैसा का कटिबंध चक्रवात उत्पन्न होता है? कैसा का चक्रवात? शीतोष्ण यानी भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र में जितना देश है, भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र, भूमध्य सागरीय पेटी नहीं, भूमध्य सागरीय पेटी है 0 से 5 डिग्री में। भूमध्य सागरीय तट का उसका सीमा बढ़ जाता है। भूमध्य सागर से थोड़ा कर्क रेखा के लगभग में, कर्क रेखा के लगभग क्षेत्र में, उत्तरी अक्षांश में, उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। वहाँ पे पश्चिम एशिया जो देश है, शीत ऋतु में चक्रवातीय पवनें, कैसा चक्रवातीय पवनें? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय पवनें की उत्पत्ति होती है। उसमें मुख्य रूप से कौन कौन पवन है? आर्द्र पछुआ पवन और पश्चिमी विक्षोभ। आर्द्र पछुआ पवन और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया। भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र के पश्चिम एशिया यानी पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आर्द्र पछुआ पवनें और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। आर्द्र पछुआ पवनें और पश्चिमी विक्षोभ कैसा चक्रवात है?
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में खूब वर्षा कराता है। उत्तर पश्चिम भारत का मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो दिल्ली, अब हरियाणा सट गया तो दिल्ली हो ही जाएगा। मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित माना जाता है। और शीत ऋतु में यही खूब वर्षा होता है। किस कारण? पश्चिमी विक्षोभ से। और भारत में शीत ऋतु में वर्षा होता है। और यह वर्षा कौन सा फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं के लिए। इसलिए पंजाब में, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन तो यूपी में, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन तो पंजाब में इसलिए होता है। और ये 4 गो जो चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागरीय, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर, इन चारों में सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र वाला अधिक शक्तिशाली है। और टीचर में यही से पूछा है, टीचर में जो पूछा है इसे पूछा। क्लियर है ना? अगर ये नहीं बताते तो वो नहीं बनता। अभी ध्यान में आया जब नोट्स में की तो यही से पूछा था। क्लियर है ना? तो ये आपका क्या था? चक्रवात के प्रकार में बहिर्दूषण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बताएंगे। देखिए, हम लोग आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। इसको समझोगे, पहले समझ लो तो लिखना, टाइम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। 2 प्रकार का होता है, शीतोष्ण और उष्ण। शीतोष्ण कहाँ उत्पत्ति होता है, उष्ण कहाँ, सब कटिबंध याद हो जाना चाहिए। उष्ण कहाँ है, शीतोष्ण कहाँ है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हम लोग आते हैं जिसकी उत्पत्ति का स्थान और क्षेत्र, तो ये हमेशा महासागरीय क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होता है। कहाँ होता है? महासागरीय क्षेत्र में। ये ध्यान रखना। अक्षांशीय स्थिति जहाँ उत्पन्न होता है, मतलब किस अक्षांश में यह उत्पन्न होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात? तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश दोनों लेना है। कितना से कितना डिग्री? 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों में। यहाँ इसलिए लिख दिया उत्तरी प्लस दक्षिणी अक्षांश 21 जगह। क्लियर है ना? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति किस अक्षांश में होता है? तो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों। आ गया, गुजरता है, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांश से गुजरता है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। गुजरना तो सिर्फ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी नहीं, यहाँ लिखे हैं। उत्पत्ति दोनों में होता है, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन गुजरता जो है सिर्फ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। इसका अभाव पाया जाता है, मतलब कहाँ पे, किस कटिबंध में, किस अक्षांश पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है या उत्पत्ति होता है या बहती है, कुछ भी नहीं, अभाव पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा के दोनों अक्षांश, मतलब 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश पे, यानी भूमध्य रेखा पर पूछेगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भाव पाया जाता है। क्या मानिएगा? भूमध्य रेखा के पट्टी में, भूमध्य रेखा के रेखीय पट्टी, मतलब दोनों उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। डिग्री में पूछेगा तो 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश में। क्यों? यहाँ का भाव क्यों पड़ता पाया जाता है? कोरिलस बल का प्रभाव के कारण। क्लियर हो गया? पूछेगा कम क्यों, ये इसीलिए बोल रहे हैं हम। जो ये हुआ बीपीएससी, इसका अभाव पाया जाता है। ये यहाँ तक हुआ बीपीएससी क्वेश्चन है, ये हो गया यूपीएससी, ये अंतर है। यूपीएससी पूछेगा कि अभाव भूमध्य रेखा में पाया जाता है किस कारण, अब यूपीएससी पूछता है कि अभाव कहाँ पाया जाता है। दोनों में ही अंतर है, क्वेश्चन का सेट, यूपीएससी और बीपीएससी। यूपीएससी पूछेगा कि किस कारण वहाँ अभाव पाया जाता है, कोरिलस बल का प्रभाव। इसका रूप अधिक विनाशकारी होता है। किसका? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रूप जो है अत्यधिक विनाशकारी है शीतोष्ण कटिबंधीय की तुलना में। ठीक है, कुछ भी तो समझना कि शीतोष्ण की हम तुलना कर रहे हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय की तुलना में
उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य महासागरीय क्षेत्र में, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखा के क्षेत्र में उत्पत्ति होगा तो वह क्या होगा? अत्यधिक विनाशकारी होगा। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखा के मध्य महासागर क्षेत्र में, जहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा महासागर जहाँ पड़ता है कर्क रेखा पर, और मकर रेखा पर जहाँ महासागर पड़ता है, वहां पर अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हो गया तो वो क्या हो जाएगा? बहुत विनाशकारी होगा। क्योंकि महासागर सिर्फ कर्क मकर पे नहीं है, कर्क के उत्तर भी है, दक्षिण भी है, मकर के उत्तर भी है, दक्षिण, लेकिन कर्क रेखा पर जो महासागर स्थित है, देख लेना कौन विनाशकारी होगा। तब एटलस में देख लोगे कि कर्क और मकर रेखा पर कौन महासागर है वहां पे। तो वहां पे जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होगी तो वह अत्यधिक विनाशकारी होगा। प्राकृतिक आपदा आएंगे, बाढ़ आ जाएगा, भयंकर तूफान तबाही मचाएगा। क्लियर है ना? आ गया। चक्रवात का लैंडफॉल किसे कहते हैं? चक्रवात का लैंडफॉल, चक्रवात का लैंडफॉल का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, पहले ये जानो। चक्रवात का लैंडफॉल का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से नहीं। चक्रवात का लैंडफॉल किसको कहते हैं? वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करता है। तट, तट मतलब समुद्र इधर और स्थल भूमि दोनों सटता है, तो उसको तट कहते हैं। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके कहां पहुंच जाता है? जमीन में पहुंचता है, इसको क्या कहते हैं? चक्रवात का लैंडफॉल। क्लियर हो गया ना? जब चक्रवात तट को पार करके जमीन पर यानी स्थल भाग पर पहुंच जाता है, उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। कसर जी आपको लगता है नींद आ रहा है शायद। चक्रवात में वायु संचरण की दिशा, चक्रवात में वायु संचरण की दिशा मतलब किधर वायु बहता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। यहाँ चक्रवात में वायु संचरण की दिशा मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त मतलब घड़ी के उल्टा, वामवर्त का मतलब हुआ घड़ी के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के अनुकूल। क्लियर हो गया ना? आ गया। तूफान की प्रबलता मतलब वेग, प्रबलता का संबंध होता है वेग से, वेग से इतना। तो तूफान की प्रबलता अधिक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तूफान की प्रबलता में वेग सबसे अधिक कहाँ होगा और कम कहाँ होगा? तो समुद्री भाग में इसका प्रबलता या वेग सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होता है। आर्द्रता मतलब जल, अपने पवन जो है अपने साथ जल खींच के लेते जाता है, इसलिए प्रबलता अधिक हो जाएगा। जो ही स्थल भाग आएगा तो उसकी प्रबलता कम हो जाता है, क्योंकि स्थल भाग में उसको पानी उनी कहीं नहीं मिलता, तो शक्तिशाली नहीं होगा। इसका मतलब है कि समुद्री भाग में चक्रवात का प्रबलता अधिक है मतलब शक्तिशाली अधिक है। स्थलीय भाग में प्रबलता कम है, इसका मतलब शक्तिशाली कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको समुद्र से पानी, आर्द्रता का मतलब होता है पानी, वाष्प के रूप में ले लेना, वो रुक जाता है, यहाँ पे पानी उसको मिल जाता है, और ये पनिया लेकर आता है तो हम लोग की तरफ ऐसे ऊपर चढ़ता है। अब वृष्टि नहीं बनता है जहाँ जहाँ, वहाँ पे हरा पानी बरसा गया, भगवान वर्षा करके, भगवान वर्षा नहीं कराता, वर्षा देख लो कैसे होता है। इस चक्रवात पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस चक्रवात पर पवन का प्रवाह व्यापारिक पूर्वी पवने की पेटी का है प्रभाव। पूछेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर किस पवने का प्रभाव पड़ता है? व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी, पूर्वी ध्यान रखना है, यानी व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी का जो पवन है इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे। इस चक्रवात ये मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये पवन का प्रवाह की दिशा क्या होता है? हमेशा पूर्वी व्यापारिक पवन की पेटी है तो स्वाभाविक है पूर्व से पश्चिम। यह चक्रवात वर्ष के निश्चित समय में ही उत्पन्न या विकसित होता है, निश्चित समय में। समानता किस काल में? यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास किस समय होता है? ग्रीष्म काल में होता है, शीतकाल में नहीं। शीतोष्ण शीत में, शोषण शीतोष्ण, शोषण शीत, और उष्ण, उष्ण मतलब होता है गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी,
ग्रीष्म काल में इसमें रखना क्या था? अब समझ में आया? उष्ण मतलब गर्मी होता है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्मी में, और शीतोष्ण का मतलब शीत यानी शरद ऋतु ठंडा, शीतल, तो वो शीतोष्ण शीत ऋतु काल में उसकी उत्पत्ति होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो लिखो, देखो अंतर क्या है। मिथिलार हम लोग का भाषा में तुम लोग बोलती है भ गए, हम लोग बोलते हैं हो गए, यही अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा है मिथिलार अंगिका में। हाँ चलो चक्रवात में हम आगे देखते हैं विशेषताएं। चक्रवात की क्या विशेषताएं? कौन चक्रवात का? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्या विशेषता है? यह आक्रामक तूफान, बहुत आक्रामक है शीतोष्ण कटिबंधीय की तुलना में। यह तटीय क्षेत्र मतलब भूमि के तरफ गतिशील होता है, बताए थे ना लैंडफॉल, चक्रवात का लैंडफॉल जो, ठीक है। यह तटीय क्षेत्र यानी भूमि के तरफ गतिशील होता है। इस चक्रवात को ऊर्जा की आपूर्ति कैसे होता है? गुप्त उष्मा के संघनन की प्रक्रिया से। यही कैसे पूछता है, ऐसा ही भूगोल में भी फिजिक्स का टर्म जिसने वो पूछा था डाल देता है। यानी इस चक्रवात फाइनली चक्रवात चाहे शीतोष्ण हो चाहे उष्ण हो, कोई भी चक्रवात को जो है ऊर्जा की आपूर्ति जो होता है, सीधा जानिए, गुप्त उष्मा के संघनन, संवहन नहीं, संघनन की प्रक्रिया, गुप्त उष्मा के संघनन की प्रक्रिया से होता है। इसके प्रवाह के मार्गों में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती नहीं। स्थल भाग पे आता है तो कहीं पठार मिलता है, कहीं पर्वत मिलता है, कहीं मैदानी क्षेत्र मिलता है, नहीं। और सागर में भी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, सागर से चलता है। कहीं सागर तल बहुत गड्ढा है, कहीं सागर तल उठा हुआ है, सागर में कहीं कहीं द्वीप है, तो क्षेत्रीय भिन्नताएं नहीं हुआ। तो इसके प्रवाह के मार्गों में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। ये सदैव गतिशील नहीं होता। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होता। गर्मी के दिन में गतिशील होगा, शीत ऋतु में नहीं होगा। दूसरा, समुद्री भाग में ज्यादा गतिशील होगा और स्थलीय भाग में कम होगा कम होगा। क्लियर हुआ? इसलिए सदैव गतिशील नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? आगे प्रभाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है? तो महाद्वीप के तटीय भाग को अधिक प्रभावित करता है, तट के किनारे। इसलिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इस सब में खूब तबाही मचाता है। पश्चिम बंगाल में तबाही मचाता है ना। जहां जहां भी तट होगा, मेडागास्कर द्वीप जो भी है, तट के किनारे जितना देश होगा, जगह होगा, उस सबको प्रभावित करेगा। तो महाद्वीपीय के तटीय भाग को अधिक प्रभावित करता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यह विध्वंस प्राकृतिक आपदा लाता है, एकदम तबाही इतना मचा देता है कि पानी पानी घर उड़ गया, वृक्ष गिरल है, देखते नहीं हो? गुजरात में, इसके पहले उड़ीसा में हुआ था 2002 में, काफी तबाही मचाया था वो, ठीक है। यह अत्यधिक वर्षा एवं तूफान लाता है, वर्षा भी और तूफान भी, तूफान के साथ वर्षा लाता है। वर्षा तो लाता ही है, लेकिन तूफान के साथ। क्लियर है ना? आगे चक्रवात की प्रकृति कैसा है? तो 32 किलोमीटर के वेग से चलता है, तो क्या कहलाता है? क्षीण चक्रवात। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात 32 किलोमीटर वेग की चलेगा तो क्षीण चक्रवात। जब 120 किलोमीटर की वेग से चलेगा तो हरिकेन कहलाता है। और जब 200 किलोमीटर की वेग से चलता है तो साइक्लोन। नहीं कहता है वैज्ञानिक लोग, मौसम में साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन मतलब समझ जाना कि 200 किलोमीटर रफ्तार होगा उसका। कहेगा कि ये हरिकेन प्रभावित किया, पीटी में खूब एकदम करंट पड़ते रहते हैं, लेकिन आज समझ लो कि करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद कर लेना 120 किलोमीटर का हरिकेन होगा सब जगह। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसी भी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोई भी क्षेत्र में, कोई तट पर जब 120 किलोमीटर की रेंज से चलेगा, इसका नाम हरिकेने होगा। स्थानीय नाम अलग अलग कभी कभी हो जाता है, तो हम बताएंगे आगे। 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो साइक्लोन, और 32 किलोमीटर रफ्तार से क्षीण चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं शर्तें, मतलब
क्या क्या होना चाहिए, तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति होगा, विकास होगा। इसका हेडिंग यही है। इसका अर्थ ये हुआ कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए, तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति भी होगा और विकास भी होगा। पहला, गर्म तथा आर्द्र वायु का लगातार आरोहण। आरोहण का मतलब होता है ऊपर उठना, और अवरोहण का मतलब होता है नीचे। कभी कभी जानते हुए भी गलत दे देगा, गलत कर जाती हो। क्यों करती हो पता है? ऊपर उठना नहीं रहता है, तो ऊपर उठना पढ़ी हो और सब दे देगा आरोहण या अभिसरण। अभिसरण या आरोहण एक ही चीज है। अभिसरित का मतलब होता है नीचे, अभिसरण या आरोहण का मतलब होता है ऊपर, और अवरोहण या अभिसरित का मतलब होता है नीचे। ठीक है, ये अभिसरण और आरोहण, इसमें थोड़ा सा समझो। अभिसरण जो है ऊपर तल में चलता है, और आरोहण ऊपर उठता। ऊपर उठा तब ऊपर चला, ठीक है। अवरोहण का मतलब होता है नीचे, और अभिसरित का मतलब होता है धरातलीय तल। अब क्लियर हुआ इस शब्द का? तो शब्द में बहुत लोग फंस जाता है, इसलिए जानते हुए भी क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो गर्म तथा आर्द्र वायु का लगातार आरोहण यानी ऊपर उठना होना चाहिए। वायु अगर गर्म तथा आर्द्र वायु लगातार अगर ऊपर उठ रहा है तो कैसा चक्रवात की संभावना है? उष्णकटिबंधीय। अगला, बृहद समुद्री सतह। समुद्र का सतह बृहद होना चाहिए, और उस सतह पर तापमान कम से कम कितना हो? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तब कौन चक्रवात की उत्पत्ति होगा? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए बृहद समुद्र सतह होना चाहिए, छोटा नहीं। और तापमान उस समुद्री सतह पर तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। साथ ही वहां पे जहां पर उत्पत्ति हो, ये दोनों क्षेत्र जहां है बनता हो, वहां पे कोरिलस बल का भी प्रभाव हो। तो कोरिलस बल का प्रभाव नगण्य या होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरिलस बल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का अभाव पाया जाता है। नहीं पढ़ाए थे अगला बार? अरे अगला बार नहीं, इसके पीछे देखो ना, यहाँ पे कोरिलस बल का नगण्य होना मतलब नहीं के बराबर तब होगा। जहाँ कोरिलस बल होगा तो फिर उत्पत्ति नहीं होगा उसका। भूमध्य रेखा पर कोरिलस बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या पड़ता है? सॉरी, पड़ता है। सबसे ज्यादा कोरिलस बल का प्रभाव कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पे। इसलिए वहां पे कोई भी चक्रवात की उत्पत्ति का प्रभाव नहीं होता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों वहां पे प्रभाव पड़ता है? क्योंकि वो तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ समझो। अगला, समुद्री सतह पर निम्न वायु दाब का विकास तथा वायु का अभिसरण आरोहण होना चाहिए। समुद्री सतह पर क्या होगा? होना चाहिए कैसा वायु दाब? निम्न वायु दाब का विकास होना चाहिए। अगला, धरातलीय चक्रवात के ऊपरी वायुमंडलीय परत पर प्रति चक्रवातीय दशा होनी चाहिए। धरातलीय चक्रवात जो है वो उसके ऊपरी वायुमंडलीय परत, ऊपरी वायुमंडलीय परत मतलब क्षोभमंडल के ऊपरी सीमा। क्षोभमंडल के ऊपरी सीमा में कैसा दशा होना चाहिए? प्रति चक्रवात। ध्यान रखना कि प्रति चक्रवात क्षोभमंडल के ऊपरी सीमा में, और चक्रवात क्षोभमंडल के निचली सीमा में। क्लियर हो गया? दोनों में ये अंतर है। प्रति चक्रवात क्षोभमंडल के, और चक्रवात क्षोभमंडल के मध्य सीमा या नीचे। क्लियर हो गया? आगे, ऊर्ध्वाधर पवने की गति में क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। आगे, कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र हो। पहला ही वहां बता दिया। कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र कैसा हो? कमजोर की शक्तिशाली, कमजोर हो, और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण हो। अगर इतना दशाएं हैं तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब, ये हेडिंग का मतलब इतना, ये नहीं याद रहेगा, ये नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। बीपीएससी का जो पैटर्न है अब वो गया, साइक्लोन और टाइफून और जो करते रहती हो, कहाँ आया कहाँ गया,
क्लियर है ना? चलो लिखो। पहली बार ही पढ़ोगे, अंतिम बार भी। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। संरचना का मतलब होता है उसका आकार, उसका अंदर क्या क्या बातें हैं। पहली बार पढ़ रही होगी और अंतिम बार। पहले बार भी समझा देते हैं तो अंतिम बार पढ़ने भी ये होगा। बाद में पढ़ने की क्या जरूरत है, समझ लेना, बेटा बेटी पढ़ाते रहना। अब ये चक्रवात है, ये चक्रवात है, ठीक है। चक्रवात का आंख, बीच वाला भाग को पहले समझ लो। चक्रवात का आंख, बीच वाला भाग को चक्रवात का आंख कहा जाता है। यानी चक्रवात का केंद्र को क्या कहा गया है? चक्रवात का आंख, ठीक है। ये आंख है ना, और इसके चारों तरफ पुतली है। ये क्या कहलाएगा? आंख का दीवार नहीं कहलाएगा। चक्रवात का दीवार ये है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर को बरसन सर्पिली पट्टी, सांप जैसा है। सर्पिली पट्टी मतलब सांप जैसा होता है। बरसन सर्पिली पट्टी, उसको वर्षा होता है अपेक्षाकृत क्रम, लेकिन इसको कहा गया है बरसन सर्पिली पट्टी, सांप जैसा। सांप कैसे होता है, ठीक है। इस क्षेत्र को बलाई क्षेत्र कहते हैं। कौन क्षेत्र को? नहीं, यहाँ बरसन सर्पिली पट्टी है, ये बलाई क्षेत्र हुआ ना। कौन? बलाई क्षेत्र, ठीक है। बलय क्षेत्र में ही आकार का विस्तार। बलय क्षेत्र ये होगा, तुम लोग सब पढ़ रहे हो क्या? बरसन सर्पिली पट्टी हो गया, आंख के दीवार के ऊपर बरसन सर्पिली पट्टी। अब उसके बाद क्या होता है? बलय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है? बलय क्षेत्र सबसे बाहरी सीमा क्या है? बाह्य संवरणीय पट्टी। अब समझो, चक्रवात का आंख यानी चक्रवात का केंद्र में क्या स्थिति होता है, ये समझो। वायु का आरोहण नहीं, ऊपर नहीं उठता है वायु। क्लियर हो गया? वर्षा का प्रतिकूल दशा मतलब वर्षा नहीं। वर्षा प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत किसी चीज का। वर्षा का प्रतिकूल दशा मतलब वर्षा। वर्षा का अनुकूल दशा मतलब वर्षा, खूब वर्षा। क्लियर हुआ? प्रतिकूल अनुकूल में बहुत पढ़ के भी तुम लोग गलत करते हो उसी में। वर्षा के प्रतिकूल दशा मतलब वर्षा, तुम लोग मान लेगा वर्षा होता है नहीं। वर्षा का प्रतिकूल दशा मतलब वर्षा नहीं, अनुकूल मतलब होता है। शांत क्षेत्र है, शांत डोलड्रम, शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र ये है। मेघ नहीं पाया जाता, शांत क्षेत्र है। वर्षा प्रतिकूल दशा है तो मेघ थोड़े पाया जाएगा, हाँ? मेघ नहीं। पवन का वेग धीमा होता है यहाँ पे, पवन का गति मान। तापमान होता है अधिक, लेकिन आर्द्रता, जब तापमान अधिक होगा तो वहां नमी दिखेगा। यहाँ खूब धूप हो तो नमी दिखेगा कहीं, पानी टानी टाइप का। तो आर्द्रता कम। आर्द्रता का मतलब पानी का अंश को बताता है। हेड में समझी? तापमान कम होगा तो आर्द्रता अधिक होगी, तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता कम होगा। क्लियर हुआ? ठीक, चलो अब देखो ये अगला पट्टी, आंख का दीवार। आंख का दीवार, आंख का दीवार देख लो अपना, ठीक है। यहाँ वायु का तीव्र आरोहण मतलब वायु बहुत तेजी से ऊपर उठता है। वर्षाधिक, पवन वर्षाधिक मतलब शांत नहीं, मतलब मेघ बादल। मेघ बादल बनेगा। अगर हम नहीं लिखे तो इसे दिमाग लगा लेना है, पूछ देगा कि कौन सा क्षेत्र शांत क्षेत्र नहीं है, वो शांत है। तो कौन है? आंख का दीवार। चक्रवात के आंख का दीवार जो है वहाँ वायु तीव्र आरोहण होता है। वर्षा अधिक यानी शांत, मेघ बादल शांत नहीं मतलब मेघ बादल है। पवन का वेग क्या होता है? यहाँ तापमान क्या होगा? अधिक होगा। जब यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ तापमान, यहाँ आर्द्रता कम है तो यहाँ आर्द्रता, इसका उल्टा ये होगा आंख का दीवार। हाँ, अगर ये इसको इसे दिखता है तो इसे थोड़ा दिखता है, उल्टा नहीं है। सीधा क्या तुम पढ़ती हो? इसका उल्टा मार देना सीधा आंख का दीवार।
ठीक है। अब बर्षा सर्पिली पट्टी अपेक्षाकृत वर्षा होता है, अपेक्षा पूछेगा कि चक्रवात के कौन सा क्षेत्र में वर्षा होता है, तो सबसे अधिक यहाँ भी होता है वर्षा, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है, एक बाह्य समन्वय पट्टी में आँका दीवार और वर्षा ये तीनों क्षेत्र में होता है। अधिक यहाँ सबसे अधिक बाह्य समन्वय पट्टी में समन्वय वर्षा होती है, यानी मूसलाधार। यहाँ बड़ी वर्षा अधिक है, लेकिन इसकी तुलना में क्योंकि यहाँ कुछ नहीं वर्षा, यहाँ पर जो वर्षा अधिक है, यहाँ का दीवार ये आंख और वर्षा में सर्पिली पट्टी की तुलना में आंख का दीवार में वर्षा अधिक, लेकिन फाइनली पूछेगा सबसे अधिक वर्षा तो बाह्य समन्वय पट्टी जो बाहरी है, ये बाहर यहाँ होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय प्रभाव अधिक है, यहाँ संवरणीय वायु तरंग चलती है, यानी वायु का ऊपर उठना, सामान्य वर्षा होती है, मूसलाधार ही होता है चक्रवात। अब वलय क्षेत्र, चक्रवात का बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? वायु का अवरोहन, यानी वायु का सतह पर बैठना। अवरोहन मतलब बैठना, आरोहण मतलब वर्षा नहीं, यानी वर्षा का। अब ये चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा है? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम है। तो सबसे अधिक विस्तार कौन सा चक्रवात का है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। उष्ण कटिबंधीय उसकी तुलना में कम है। बन जाएगा ना क्वेश्चन कि नहीं बनेगा? चलो लिखो, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम और चक्रवात का प्रवाह का क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन कौन है देख लीजिए। हरिकेन या भयंकर चक्रवाती तूफान है। हरिकेन भयंकर चक्रवाती तूफान है। कहाँ पे ये उत्पन्न होता है? कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर और यूएसए प्रभावित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून प्रशांत महासागर में और दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में कौन कौन देश है? फिलीपींस, चीन और जापान। यहीं पे आता है। क्यों मुस्कुराया? टाइफून प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस, चीन और जापान आ गया। टॉर्नेडो प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी सबसे अधिक अगर प्रबल या शक्तिशाली तो टॉर्नेडो है, ध्यान रखना। कैरिबियन सागर और मिसिसिपी मैदान कहाँ पड़ता है? मिसिसिपी मिसौरी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये घाटी है, मिसिसिपी मिसौरी इसको कहा जाता है। बिली ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवात बिली ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में है चक्रवात, बिली ब्रिज, ठीक है। कैसा चक्रवात है बिली ब्रिज? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। हिंद महासागर में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है, हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात की उत्पत्ति होगा? शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यह चक्रवात भारत में आया, चक्रवात नाम है। बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट में चक्रवात, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिली ब्रिज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे चक्रवात। अब देखो, जो भारत में चक्रवात आता है तो भारत सरकार के द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामांकन क्या दिया? अग्नि मिसाइल भी है, चक्रवात पतना में आकाश मिसाइल भी है, चक्रवात भी है ना। और बाकी बिजली, लहर, जल, मेघ, वायु, सागर, ये सब भारत के द्वारा चक्रवात का नामांकन किया गया। कौन सा चक्रवात का? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। अगर नहीं पढ़ता तो बना पाता, हमको नहीं लगता है तुम लोग बना पाए। पता हो ये कैसे होगा इसका नाम? जल बना पता इसमें देता यही दोनों ऑप्शन में कोई एगो देगा, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो मिसाइल, अग्नि आकाश मिसाइल है, लेकिन यहाँ खास उसके क्या तैयार। ओह गलती हो गया, बीपीएससी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया ये आएगा,
यदि नहीं बनेगा तो आउट ऑफ सिलेबस, बन गया तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये ना विद्यार्थी का प्रतिक्रिया ये होता, नहीं बना तो आउट ऑफ सिलेबस। मतलब ऐसा नहीं कि ये कहो भाई कि आउट ऑफ सिलेबस तुम था पढ़ने वक्त, किताब नहीं पढ़ा, चिरकुट मनोहर पोथी से काम चलाने पर विश्वास किया, तो कैसे बनेगा? चलिए लिखिए क्या बोले लिए। चलिए इसी में चक्रवात में जो हम बता रहे थे, उसी में एक अतिरिक्त झंसा, इसको चक्रवाती तूफान भी कहते हैं, या भयंकर विध्वंस अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यानी भयंकर है, विध्वंस मतलब खूब नुकसान पहुंचाता है, परंतु अल्पकालीन है। अल्पकालीन मतलब अल्प समय के लिए आता है लेकिन काफी तबाही मचाता है। और कैसा है ये? स्थानीय तूफान है, अल्पकालीन एवं स्थानीय तूफान, या कम क्षेत्रफल में भी, स्थानीय है तो कम क्षेत्रफल में विस्तृत होगा कि नहीं? आगे, यह एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है। पूछेगा किस चक्रवाती तूफान को पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ कहा गया है? त्वरित झंसा। इसमें त्वरित झंसा कौन है? तो नहीं बताएगा। यह गरज और बिजली उत्पन्न करता है, गरज और बिजली दोनों। इससे जब इसका तापमान कम हो जाता है तो ओलावृष्टि, जब तापमान अधिक होगा तो गरज और बिजली उत्पन्न करेगा, जब तापमान न्यूनतम हो जाएगा तब क्या करेगा? ओलावृष्टि होता है। दोनों स्थिति है, यानी वर्षा भी और ओलावृष्टि भी। वर्षा की स्थिति कब होता है? जब तापमान अधिक होगा, आर्द्रता, ठीक है, और फिर ऊपर जब वहां से आएगा, ऊपर ले जाएगा उसको, तो फिर आर्द्रता अधिक हो जाता है, फिर पूरा पानी गिर गया। जिसमें तापमान कम होगा तो क्या होगा? ओलावृष्टि, ठीक है। तो ये त्वरित झंसा जो है वो वर्षण भी कराता है और ओलावृष्टि कराता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इससे वर्षण भी होता है। इससे कौन सा चक्रवात की उत्पत्ति होती है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो चक्रवात की उत्पत्ति। इसका मतलब है कि त्वरित झंसा कैसा चक्रवाती तूफान है, उसने क्लियर हो गया ना? चलिए देखिए, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो याद हो जाना चाहिए सर। हाँ, त्वरित संझा क्या था उसके पहले? त्वरित संझा समझाया था कि नहीं? त्वरित संझा, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो का उत्पत्ति अब समझो, यही है, यही फंसाएगा, पूछेगा तो यही, बाकी तो मान लो। उत्पत्ति, जब भयानक त्वरित झंसा, संझा नहीं झंसा, हाँ, जब भयानक त्वरित झंसा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिला अवरोहन करती है तो क्या कहलाएगा? टॉर्नेडो। क्लियर हो गया? यही फंसाएगा, यही। जब भयानक त्वरित झंसा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड, हाथी सूंड देखे हो? हाँ, और सर ऐसे जब करने लगे, हाथी की सूंड की तरह सर्पिला अवरोहन, ऐसे करके, यानी ऐसे ऐसे, हाँ, यही है टॉर्नेडो। ठीक, क्या है? अवरोहन। अवरोहन का मतलब नीचे, तो ऐसे, इसको ये समझो, ऐसे हाथी हाथी से करेगा, ऐसे करके देखते हो? कभी घास को चलेगा तो पहले वो फूकेगा, क्यों? क्योंकि कोई चीटी उटी इसीलिए। यही है अवरोहन। अवरोहन का मतलब क्या होता है? वायु को नीचे, तूफान को नीचे आना। क्लियर हो गया? यह टॉर्नेडो। जब भयानक त्वरित झंसा में से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिला अवरोहन हो तो क्या कहलाएगा? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का प्रकृति कैसा है? यह भयंकर विनाशकारी होता है। उत्पन्न क्षेत्र अक्षांश में कौन सा अक्षांश? मध्य अक्षांश। और भाग में दोनों, स्थल भाग और समुद्र भाग दोनों में। भाग में पूछेगा टॉर्नेडो तो स्थल भाग में भी उत्पन्न होता है और समुद्र भाग में भी। और अक्षांश ये स्थिति पूछेगा तो मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश कितना से कितना डिग्री? 30 से 35, यानी
30 से 35। हाँ देख लेना भाई, बहुत अच्छा। तीव्रता मापने के लिए, टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल से क्या मापते हो? टॉर्नेडो कितना वो आक्रामक है, ठीक है। टॉर्नेडो को मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फुजीटा स्केल। उत्पन्न का क्षेत्र, टॉर्नेडो का उत्पन्न का क्षेत्र दो आधार पर, मुख्य क्षेत्र यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और अन्य क्षेत्र फ्रांस, यूके यानी ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, उसी को यूके में बोलते हैं, ठीक है। जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, यूके, इसी में आता है कौन सा? ग्रीनलैंड और यूके का ही भाग है, पता है ना, ध्यान रखना। मुख्य रूप से ब्रिटेन जाना। यूएसए में पहले समझो, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है सबसे अधिक? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदानी भाग को, अमेरिका के बृहत मैदानी भाग जो है प्रभावित होता है किस चक्रवाती तूफान से? टॉर्नेडो से। तब वहां पे क्या कहलाता है? जब मैदानी भाग को टॉर्नेडो प्रभावित करता है तो कहलाता है टॉर्नेडो एली। टॉर्नेडो एली कहलाता है। टॉर्नेडो एली में कौन सा क्षेत्र शामिल है? मिसिसिपी मिसौरी मैदान की घाटी। मिसिसिपी मिसौरी मैदान की घाटी टॉर्नेडो एली क्षेत्र के अंतर्गत है। यानी फाइनली मिसिसिपी मिसौरी या टॉर्नेडो एली संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? बृहत मैदानी क्षेत्र। पूछेगा टॉर्नेडो एली कहाँ कहलाता है? टॉर्नेडो कहाँ का बृहत मैदान? और बृहत मैदान के जगह पे ऑप्शन हो सकता है मिसिसिपी मिसौरी दे दे, ये माना, ठीक है। भारत में टॉर्नेडो को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भारत में टॉर्नेडो को? बमंडर, ठीक है, बमंडर कहा जाता है। चलो लिखो बमंडर। चलिए हम आगे आते हैं। अब देखिए शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपने पढ़ लिया, अब उसको अंतर पढ़ो, तभी कथन कारण वाला जो देता है या 1 नंबर 2 नंबर एक करके बनेगा, नहीं तो बनना तुलनात्मक अध्ययन करोगे तभी बनेगा। चलो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों में अंतर करो, तुलना करो। उत्पत्ति पहले हेडिंग देते हैं कि उत्पत्ति एवं विकास। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर उत्तरी प्लस दक्षिणी दोनों है, इसका अर्थ हुआ उत्तरी प्लस दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। क्लियर हो गया? बतारक प्रणाली, शीतोष्ण कटिबंध में स्पष्ट बतारक प्रणाली होता है। बतारक प्रणाली का मतलब शीत और उष्ण दोनों का लक्षण हो, शीत और उष्ण गर्मी और ठंडा दोनों पाया जाता हो, उसे बतारक प्रणाली कहते हैं, स्पष्ट बतारक प्रणाली। और यहाँ बतारक प्रणाली नहीं होता, वो स्पष्ट बतारक प्रणाली किसको कहेंगे? या तो शीत होगा या उष्ण होगा, तो वो स्पष्ट बतारक प्रणाली कहेंगे। जहाँ पर शीत और उष्ण नहीं है तो बतारक प्रणाली नहीं है, और जहाँ शीत और उष्ण दोनों है तो मतलब स्पष्ट बतारक प्रणाली। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आ गया। उत्पत्ति का भाग, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जल एवं स्थल दोनों क्षेत्र में उत्पत्ति होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति समुद्र भाग यानी सागरीय भाग में, समुद्र मतलब सागरीय भाग में होता है, स्थल भाग में नहीं। क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग में पहुंचने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, इसलिए स्थलीय भाग में नहीं होता। क्लियर हुआ? प्रभाव एवं विस्तार, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक विस्तृत एवं प्रभाव क्षेत्र होता है, विनाशकारी कम होता है लेकिन विस्तृत। आप कहो कि सर यहाँ विनाशकारी कम लिखे हैं, तो फिर ये अधिक विस्तृत होता है, प्रभाव क्षेत्र इसका अधिक होता है परंतु विनाशकारी कम। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसकी तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम विस्तृत एवं कम प्रभाव क्षेत्र में होता है परंतु अधिक विनाशकारी होता है। क्लियर हुआ? हाँ कॉन्सेप्ट। चलो आगे। पवन का प्रवाह की दिशा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के पवन की प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूरब और इसका पूरब से पश्चिम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम। पवनों का प्रभाव
पूछेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर किस पवनों का प्रभाव होता है, तो पश्चिमी पवने यानी पछुआ पवने जिसको कहते हैं, पश्चिमी पवने या पछुआ पवने किस चक्रवात को प्रभावित करता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। अब पूर्वी व्यापारिक पवने किस चक्रवात को प्रभावित करता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को प्रभावित करता है। क्लियर हुआ? आगे चक्रवात का केंद्र या मध्य, शांत यानी चक्रवात का आंख, चक्रवात के पूछेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र को क्या कहते हैं, शांत या चक्रवात के आंख। ठीक है, और इसमें क्या है, अभाव, उल्टा हो गया, नहीं यहाँ पे होगा ना, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, यहाँ पे पाया जाता है, उल्टा कर दिया, पाया जाता है। चलो ठीक, मास्टर शांत यानी चक्रवात की आंख नहीं पाया जाता, इसमें शांत या चक्रवात की आंख पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? आप लोग ध्यान दिलवाइए। वर्षा, उस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं, बतार्गीय वर्षा, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। आ गया आकार, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार बड़ा होता है किसकी तुलना में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, ये छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया वायुदाब प्रवणता, उस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का वायुदाब प्रवणता कम होता है, इसका वायुदाब प्रवण, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का वायुदाब प्रवणता क्या होगा, अधिक होगा। आ गया तापमान, उस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का तापमान में क्या पाया जाता है, विषमताएं पाया जाता है, इसमें विषमताएं नहीं पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में विषमताएं नहीं पाया जाता है। पवने का मार्ग की गति, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवने के मार्ग की गति बतार्गों पर निर्भर करता है, इसमें चक्राकार मार्ग पर निर्भर करता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्लियर हो गया? अब अगला, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हिम तथा ओलावृष्टि होता है, क्योंकि शीत है तो हिम ओलावृष्टि नहीं होगा, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में नहीं होता। परंतु उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक पवने है, स्थानीय पवने, उसका नाम क्या है, टोर्नेडो नहीं, क्या नाम है उसका, संझा, क्या नाम बोलते हैं, हाँ, वो ओलावृष्टि कराता है, हाँ, उससे टोर्नेडो जन्म लेता है, टोर्नेडो से वो नहीं जन्म लेता। हाँ, टोर्नेडो नहीं, दोनों ऑप्शन में है, टोर्नेडो और झंझावती, तरित झंझा टोर्नेडो है, दोनों ऑप्शन में है। कहेगा ओलावृष्टि कराता है तो क्या मारोगे, तरित, और जब तरित नहीं है तब टोर्नेडो को मारना। क्लियर है? दोनों नहीं है, हंसना नहीं। प्रकृति आपदाएं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम विनाशकारी होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी होता है। ये था चक्रवात, ये क्या था, चक्रवात था, चक्रवात। तो ये टॉपिक आपका चक्रवात है, और चक्रवात में हमने विभिन्न आयाम को आपको पढ़ाया। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे बीपीएससी कितनों फंसाने का प्रयास करेगा, आप नहीं फंसेंगे, आराम से बना के निकल जाएंगे और सटीक बनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इसको रिवीजन करें, समझें, जरूर रिवीजन करें, रिवीजन बार बार करेंगे, जहाँ रटना पड़े रटें तो आपका होगा। चलिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए, अगले क्लास में हम प्रति चक्रवात पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।